हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। जब हम हॉरोस्कोप को देखते हैं, जब हम अपने प्लैनेट्स की अलग अलग स्थितियों को देखते हैं, हम सब प्लैनेट्स को समझना चाहते हैं। हम प्लैनेट्स की ताकतों को समझना चाहते हैं, हम कमजोरियों को भी समझना चाहते हैं। सारी चुनौतियां, सारे मौके जो हर प्लैनेट की ऊर्जाएं हमें देती हैं, हम कोशिश करते हैं और बहुत फोकस उन प्लैनेट्स पर करते हैं जो लगते हैं कि वो हैं, जो एग्जॉल्टेड हैं, मजबूत हैं। हमारा लगना लॉर्ड, हमारा 7th लॉर्ड, हमारा 10th लॉर्ड। तो बहुत समय हमारा फोकस ज्यादातर मटेरियल फायदों की तरफ होता है या उन स्थितियों की तरफ जो हमें एक मटेरियलिस्टिक सफर पर ले जाएं और हमें और समृद्धि या अबंडेंस दें। इसीलिए करियर 10th लॉर्ड फोकस में आ जाता है, 7th लॉर्ड फोकस में आ जाता है कि उसका ताल्लुक रिलेशनशिप्स से है। और ज्यादातर सवाल जो मुझे आम तौर पे मिलते हैं या ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स को मिलते हैं, वो करियर, पैसा, फाइनेंस, रिलेशनशिप के आसपास होते हैं। तो हम उन एरियाज को बहुत समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जिन एरियाज पर इतना ध्यान नहीं जाता, वो हैं जिनकी तरफ हम इतनी मजबूती से देखना नहीं चाहते कि आम तौर पे वो त्यागने, खोने, छोड़ने या प्रायश्चित करने से ताल्लुक रखती हैं। और वो स्थिति है केतु की। एक वजह जिससे हम केतु को बहुत समझने की कोशिश नहीं करते, वो ये है कि राहु हमारा फोकस छीन लेता है। राहु हमारा फोकस उन एरियाज की तरफ करता है जो हमें एक मटेरियलिस्टिक सफर में लगाए रखें, कि यही राहु का काम है। केतु है वो खामोश आवाज अंदर की जो हमें बताती रहती है कि ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये एथिकल नहीं है, ये मोरल नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये अनएथिकल हो सकता है, ये इलीगल हो सकता है। मगर हम उस आवाज को दबा देते हैं, ये सोचते हुए कि ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये संभाल सकता हूँ, मैंने ये कवर कर लिया है। हम हॉरोस्कोप में केतु के गहरे मतलब को, उच्च मतलब को दबाते हैं। पहले तो उसे कोई अटेंशन देकर नहीं, और दूसरे उस अंदर की आवाज को भी इग्नोर करके जिसके जरिए केतु की ऊर्जाएं, केतु की स्पिरिचुअल ऊर्जा खुद को प्रकट करने की कोशिश करती है। और उसी में एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो बहुत बड़ा नुकसान क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारी जिंदगी का मामला क्या है? हमारी जिंदगी एक खास मकसद के लिए है कि हम ह्यूमैनिटी की एक खास तरह से, एक खास रोशनी में, एक खास तरीके से, एक खास एरिया में सेवा कर सकें। हमारी स्थितियां उस मकसद के मुताबिक जो हमें जिंदगी में दी गई है, उस सफर के लिए जिस पर हमें जाना है, उस रास्ते पर। मगर हम क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं देखते, हम अपनी जिंदगी के गहरे मतलब को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि वो कौन सा एरिया है जहां हमें सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट करना है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा सर्विस करनी है, और उस ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के जरिए उस सुप्रीम एनर्जी की, सुप्रीम लॉर्ड की, जिसे आप ब्राह्मण कहो, अल्लाह कहो, जो मर्जी बुला। मगर के हम डिफोकस करते हैं या अपना फोकस हटा लेते हैं, हम मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशों पर फोकस करते हैं। वो आवाज जो अंदर से हमें बताती रहती है, अंदर से वार्निंग देती रहती है, हम उसे दबाते रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो खुद को ऐसे तरीके से प्रकट करेगी जो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वार्निंग हमें बार बार दी जा चुकी है। ये उस बॉस की तरह है जो बोलता रहे कि प्लीज अपनी एक्ट ठीक करो, या वो स्पाउस जो बताए कि देख अपनी एक्ट ठीक कर, या कोई अथॉरिटी बोल रही है अपनी एक्ट ठीक करो, अपने टैक्सेस भरो, या प्लीज ये फाइन्स चुकाओ। तो केतु वो आवाज है, उसके पहले के कोई बाहरी आवाज आपको बताए। लीगल अथॉरिटी के आने के पहले अंदर की आवाज केतु है। बाहरी आवाज जो लीगल अथॉरिटीज की तरफ से आती है, वो है जहां सैटर्न एक्टिंग कर रहा है, कार्मिक इक्वलाइजर एक्टिंग कर रहा है। सैटर्न केतु को एक मौका देता है कि वो तुम्हें सुधार ले इसके पहले के सैटर्न आए। और केतु एक बड़ी सजा हो सकता है, सैटर्न से भी बड़ी सजा। सैटर्न एक धीमी पीसने वाली चक्की है। अगर सैटर्न तुम्हारी एसेट्स छीनना चाहता है, सैटर्न वो सालों में धीरे धीरे करेगा।
केतु, अगर तुम केतु की सूरत देखो, वो एक देवता है जिसका सिर नहीं है मगर उसके हाथ में बहुत तेज ऑब्जेक्ट है। तो वो तेज ऑब्जेक्ट एक बड़ा झटका है, एक अचानक झटका जो तुम्हें काट कर रख दे। तो केतु अचानक झटके में तुम्हारी बहुत सी चीजें छीन सकता है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस से, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी एसेट्स के जरिए, रिलेशनशिप्स के जरिए, हेल्थ के जरिए भी। सैटर्न है वो धीमी चक्की। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ छीनना ही चाहते हो तो तुरंत छीन लो, बजाय इसके के धीरे धीरे पीसो। मगर कम से कम जब धीरे धीरे पिस रहे हो तो तुम्हें एक मौका मिलता है कोशिश करने का, कुछ करने का। भले तुम कर पाओ या न पाओ वो दूसरी बात है, मगर अचानक होने वाले कामों में जहां चीजें छीनी जाती हैं, तुम बहुत कुछ कर नहीं सकते। तो ये उस नोट की तरह है जो तुम्हारे बिस्तर पर या पास छोड़ दिया जाए। तुमने सुना ही नहीं होता कि तुम्हारा स्पाउस क्या बोल रहा था, मैं जा रहा हूँ, और अचानक तुम्हें एक नोट मिले, मैं चला गया। तो ये उस तरह का अचानक आखिरी फैसला है जो तुम्हारे सामने दे दिया जाए कि ये अब नहीं रहा। और केतु ऐसे ही एक्ट्स करता है क्योंकि केतु वो अंदर की स्पिरिचुअल आवाज, यकीनन केतु नेगेशन का ग्रह है। केतु तुम्हें कुछ रिजल्ट्स से वंचित करता है क्योंकि केतु वो ध्वज, फ्लैग भी है। जब तुम किसी किले पर कब्जा करते हो तो अपना झंडा किले के ऊपर लगाते हो। तो केतु तुम्हारी जिंदगी के एक खास एरिया से ताल्लुक रखता है जिसे तुम पहले ही जीत चुके हो, तुम पहले ही वहां जा चुके हो, वो कर चुके हो, और तुमने उस एरिया के सुखों को भोग लिया है। तुमने उस एरिया से जो कुछ चाहिए था वो ले लिया। तुम्हारी सोल पूरी तरह से सैटिस्फाइड है, तृप्त है उस एरिया से, फिर भी तुम उसी एरिया पर फोकस किए जा रहे हो। तो केतु नेगेशन का ग्रह तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी का ये एरिया इस लाइफ में लाभ उठाने के लिए नहीं है। यहीं पर तुम्हें त्यागना है, यहीं तुम्हें सबसे ज्यादा त्यागना है। और ये तुम्हारी स्पिरिचुअल ऊर्जा है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहु वो है जहां तुम्हारी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां तुम्हें दुनिया के लिए वो करना है कि पीछे एक लेगेसी छोड़ जाओ। केतु तुम्हारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे तुम्हें निभाना है और तुम्हें सर्विस करनी है, और तुम्हारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोल को हल्का करो। तुम सोल को हल्का कैसे करते हो? अपने ऊपर चीजें ना ढोकर। जितनी ज्यादा चीजें तुम अपने कंधे पर ढोते हो, एक बैकपैक में या बहुत सी चीजें, तुम उतना ही धीरे चलते हो, तुम उतना ही धीरे रास्ता तय कर पाओगे। मगर अगर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे शरीर पर बहुत कम चीजें हो तो तुम तेज चल सकते हो। तो स्पिरिचुअल असेंशन तभी होती है जब स्पिरिट हल्का फील करे, और स्पिरिट हल्का तभी फील करेगा जब तुम्हारे पास जो मोरल अथॉरिटी है, तुम उस मोरल अथॉरिटी की सर्विस कर पाओ, एक एथिकल बिहेवियर के जरिए, एक मोरल बिहेवियर के जरिए, अपने ऊपर नेगेटिव कर्मा ना ढोकर। अगर तुम झूठ बोलकर, धोखा देकर, मैनिपुलेशन करके अपने ऊपर नेगेटिव कर्मा ढो रहे हो ताकि तुम इस लाइफ में मटेरियलिस्टिकली फायदा उठाओ, तो तुम पर कर्मों का एक बहुत बड़ा बोझ है, तुम पर एक नेगेटिव कार्मिक स्पिरिचुअल बोझ है। फिर स्पिरिट आसानी से ऊपर नहीं उठ सकता, और तो केतु उसका नेगेशन चाहता है। और अगर तुम पहले ही जा चुके हो, वो कर चुके हो, तो तुम्हें वो दूसरों को देना है। अगर तुमने इस दुनिया में बहुत नाम और शोहरत कमाई है तो इस लाइफ में तुम्हें वो नाम और शोहरत नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पर, अगर केतु लग्ना में पड़ा है तो तुम्हारे लिए इस लाइफ में बहुत बड़ा नाम और शोहरत पाना बहुत मुश्किल होगा। खास तौर पर अगर केतु वर्गोत्मा हो, यानी तुम्हारे लग्ना में भी हो, पहले भाव में, असेंडेंट में भी और नवंसा में भी, तो तुम्हें केतु की स्थिति को वैलिडेट करना है। खास तौर पर जहां केतु लग्ना में है वो स्थिति, और फिर केतु 11th भाव में है। सब प्लेसमेंट्स को यकीनन तुम्हें वैलिडेट करना है, मगर ये प्लेसमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब केतु लग्ना में आ जाए और जब केतु 11th भाव में आ जाए। क्यों? क्योंकि तब केतु तुम पर चिल्ला रहा है, तुम्हारे मुंह पर बता रहा है कि ये लाइफ दूसरों के लिए है, तुम्हें दूसरों के लिए दान या डिवोट करना है। 11th भाव क्यों? क्योंकि 11th भाव सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का घर है। समाज को वापस देना, समाज के लिए और करना, और समाज के लिए जीना।
और तभी जब तुम अपनी लाइफ को समाज के लिए, बड़े स्पिरिचुअल कॉजेस के लिए या दुनियावी कॉजेस के लिए मगर दूसरों के लिए डेडिकेट करते हो, तब स्पिरिचुअल असेंशन होती है। तो केतु तुम्हारे हॉरोस्कोप में जहां भी रखा है, तुम्हें उस घर के बहुत से फायदों से वंचित किया जा सकता है। तुम्हें उस घर के फायदे नहीं मिल सकते। हो सकता है तुम उससे ज्यादातर फायदा ना उठा पाओ, मगर असल में अगर तुम उससे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हो तो तुमसे ज्यादा और छीना जा सकता है। मिसाल के तौर पर केतु दूसरे भाव में है तो तुम्हें अच्छी इनकम मिल सकती है। तुम्हें शुरू में एक अच्छी लाइवलीहुड मिल सकती है या तुम थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो। हालांकि अगर तुम उस पैसे को, उस अर्निंग को जो तुम्हें मिल रही है, वापस देने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, दूसरों के लिए करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो समय के साथ वो इनकम सूख जाती है। अगर केतु 7वें भाव में है और तुम रिलेशनशिप के साथ सच्चे नहीं हो, तुम स्पाउस के लिए और करने में विश्वास नहीं रखते क्योंकि तुम अपने शुरुआती दौर में पहले ही रिलेशनशिप से, पार्टनरशिप से भरपूर ले चुके हो, तो इस लाइफ में अगर तुम और देने को और सेवा करने को तैयार हो तो केतु धीरे धीरे तुम्हें वो अंदर की आवाज देगा, तुम्हारे रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी चुनौतियों के जरिए बताता रहेगा। वो थोड़ी सी झुंझलाहट जो तुम्हारे रिश्ते में हो रही है। तो ये छोटे छोटे इशारे हैं तुम्हारी तरफ, केतु तुम्हें बता रहा है। और फिर वो अंदर की आवाज तुम्हारे कॉन्शियंस की आवाज भी है जो तुम्हें रिमाइंड करती रहती है, शायद ये सही नहीं है, शायद मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए, शायद मुझे और करना चाहिए, शायद मैं सही नहीं हूँ, शायद मुझे और वक्त देना चाहिए, शायद मुझे अपने स्पाउस की और देखभाल करनी चाहिए। ये सब बातें तुम्हारी तरफ इशारे हो सकते हैं। हालांकि हम वो सब आवाजें पूरी तरह दबा सकते हैं, हम सुनने को तैयार ही नहीं हो सकते। फिर क्या होता है? आखिर में हमें वो नोटिस मिलता है कि बस हो गया, चीजें काम नहीं कर रही या हमें बात करनी होगी। वैसा एक डायलॉग होता है। तो इस स्थिति में पहुंचने के पहले केतु की स्थिति समझो। केतु का मतलब, केतु का उच्च मतलब, केतु का स्पिरिचुअल मतलब, वो अंदर की आवाज, कॉन्शियंस की आवाज जो तुम्हें बता रही है कि प्लीज इस एरिया को और देने के एरिया के तौर पर देखो, दूसरों के लिए और करने के एरिया के तौर पर देखो। वही बात केतु जिस प्लैनेट के साथ रखा है, केतु जिस घर में रखा है, केतु जिस साइन में रखा है, वो सब प्रकट हो रहा है। तुम्हें बता रहा है कि इस एरिया के लिए तुम्हें और करना है, दूसरों को और देना है। अगर केतु 10वें भाव में है तो अपने करियर में तुम्हें एक ऐसा क्षेत्र चुनना है जहां तुम और दे पाओ। भले तुमने ऐसा करियर चुना हो जहां तुम्हें और मिलता है, फिर जो कुछ भी तुम्हें अपने करियर से मिल रहा है उसका ज्यादातर तुम्हें दूसरों के लिए करना होगा, सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली और अपने लिए नहीं। अगर तुम्हें अच्छा नाम, शोहरत, डेजिग्नेशन मिल रहा है, उस पावर को, उस अथॉरिटी को, उस पैसे को समाज को वापस देने के लिए इस्तेमाल करो। सारा पैसा अपने बच्चों के लिए मत छोड़ो, सब कुछ अपने स्पाउस के लिए मत छोड़ो या उनकी लाइफ बेस्ट बनाने की कोशिश मत करो। अपनी अगली जिंदगी, हियर आफ्टर, बेस्ट बनाने की कोशिश करो, अच्छे बच्चों को पालने के जरिए, अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखने के जरिए, बल्कि बच्चों में अच्छी वैल्यूज डालने के जरिए। खास तौर पर अगर केतु 5वें भाव में आ जाए तो तुम्हें अपनी रोमांटिक लाइफ से, अपने स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स से, अपने बच्चों से भी बहुत लाभ नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है कि यहाँ तुम्हें और वापस देने के लिए सक्षम होना होगा। अगर केतु 5वें भाव में पड़ता है तो तुम्हें अपने बच्चों को ऐसा पालना होगा जो बहुत एथिकल हो, बहुत मोरल हो और समाज के लिए और कर सकें। वो बच्चे जो मजबूत वैल्यूज के साथ बड़े हों और तुम उन्हें रहने दो, उन्हें अपनी लाइफ जीने दो। उनसे बहुत उम्मीद मत रखो क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपने बच्चों से उतने फायदे ना मिले जितनी तुम उम्मीद करते हो। अगर केतु 9वें भाव में आ जाए तो तुम्हें ये लग सकता है कि तुम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे। कई बार वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आती। वहाँ केतु का मतलब है कि अपने पिछले दौर में
तुम पहले ही जा चुके हो, वो कर चुके हो, यानी तुम्हें इस लाइफ में सबसे उच्च स्पिरिचुअल लर्निंग हासिल करनी है। तुम्हें उन एक्सपीरियंसेस से लर्निंग हासिल करनी है जिनसे तुम अपनी लाइफ में गुजरे हो और फिर उससे ऊंची लर्निंग पानी है। इस बात की एक गहरी वजह है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस क्यों आए। उन चैलेंजेस के आने की गहरी वजह समझो कि तुम पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे तुम इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चैलेंजेस तुम पर आए हों। और यही केतु के 9वें भाव में होने का मतलब है एक ऊंची स्पिरिचुअल लर्निंग जो तुम्हें हासिल करनी है ताकि तुम वापस दे सको। खास तौर पर क्योंकि केतु का 9वें भाव में होना 10वें भाव से 12वां है, तो केतु जहां भी हो ये देखना जरूरी है कि उससे दूसरा भाव क्या है, क्योंकि तुम्हें उसके लिए और करने में सक्षम होना चाहिए और वो क्षेत्र त्याग करने और दूसरों के लिए और करने की क्रिया से ज्यादा हासिल करेगा। फिर तुम्हारा लगना उससे सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। इसका मतलब क्या है? ये क्यों कहा जाता है कि केतु का 12वें भाव में होना लगभग मोक्षा की एक मजबूत स्थिति है? कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब किसी भी ग्रह की स्थिति का लाभ उससे दूसरे भाव को होता है। त्याग करने की क्रिया के जरिए 12वें भाव के दाताओं के साथ लगना, यानी खुद को भी उच्च स्पिरिचुअल मतलब उच्च स्पिरिचुअल चढ़ाई मिलती है। तो अपने हॉरोस्कोप में केतु के मतलब को समझो। ये सिर्फ नेगेशन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ त्यागने के बारे में नहीं है, ये वो अंदर की स्पिरिचुअल आवाज भी है जो तुम पर चिल्ला रही है कि तुम्हें दूसरों के लिए और करना है, कि तुम्हें दूसरों के लिए जीना है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए, तुम्हें पीछे एक मजबूत लेगेसी कहाँ छोड़नी है, तुम्हें पीछे एक मजबूत उदाहरण कहाँ छोड़ना है। तुम अपनी लाइफ से मटेरियलिस्टिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली सबसे ज्यादा कैसे हासिल कर सकते हो। अगर तुम उस आवाज को इग्नोर करते हो तो केतु तुम पर आक्रमण करेगा। लोग केतु दशा से डरते हैं, लोग केतु अंतर दशा से डरते हैं, क्योंकि केतु तुम्हें चुकता करवाता है अगर तुम उस अंदर की आवाज, अपने कॉन्शियंस की आवाज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति जवाबदेह होने के प्रति सच्चे नहीं रहे। और ध्यान रखो, केतु मार्स के साथ स्कॉर्पियो साइन पर जॉइंट रूलिंग भी करता है। केतु मार्स से ज्यादा ताकतवर स्कॉर्पियो ऊर्जा है। मार्स एक ताकतवर एरीज ऊर्जा है। 8वें भाव की ऊर्जा स्कॉर्पियो की ऊर्जा, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जाएं। केतु एक ग्रह है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है अगर तुम उस अंदर की आवाज को इग्नोर करते हो जो तुमसे बात करती रहती है। तो जब वक्त है, अपने हॉरोस्कोप में केतु के मतलब को मजबूती से समझो। अपने हॉरोस्कोप में गहराई से उतरो, केतु की स्थिति समझो कि वो किस साइन में है। मैंने केतु के अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कॉन्जंक्शंस के बारे में, केतु के अलग अलग भावों और साइंस में प्लेसमेंट्स के बारे में वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, वो वीडियोस भी देखो। मगर मेरी सजेशन अपने आप को ये है कि अपनी लाइफ पर अब तक जो किया है, क्या गलतियां की हैं, क्या मिसेस रहे हैं, और जहां तुम्हें मौका दिया गया वहां तुमने फोकस नहीं किया। अगर तुम्हें एक तेज इंटेलेक्ट दी गई है, क्या तुमने अपनी इंटेलेक्ट को अच्छे से उसे किया? अगर तुम्हें बहुत अच्छी हेल्थ दी गई है, क्या तुमने अपनी हेल्थ को अच्छे से उसे किया? अगर तुम एक अच्छे फैमिली में पैदा हुए हो तो क्या तुमने उस फैमिली लिनिएज को, फैमिली की मटेरियल वेल्थ को अपने फायदे के लिए अच्छा करने के लिए उसे किया? अगर तुम्हें एक अच्छा करियर मिला है, अगर तुम्हें एक अच्छा डेजिग्नेशन मिला है, क्या तुमने उसे दूसरों को वापस देने के लिए उसे किया? तो गहराई में जाओ, बहुत गहरे उतरो, उसे बहुत अच्छे से समझो और अब कम से कम ये देखो कि तुम उस केतु ऊर्जा को, अपने कॉन्शियंस की आवाज को, उस स्पिरिचुअल आवाज को जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हें कहाँ बेटर फोकस करना है, कैसे उसे कर सकते हो ताकि इस लाइफ में मिसेस की लाइफ ना हो बल्कि ये ऊंची स्पिरिचुअल अचीवमेंट की लाइफ हो, ऊंची स्पिरिचुअल एलिवेशन की लाइफ हो, क्योंकि आखिर में तुम यहाँ इसीलिए हो, ऊंची स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो के साथ
ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।